हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे फीमेल लीड शाओ जू को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत जल्दी में ही ऑफिस जा रही थी कि कहीं लेट ना हो जाऊं। जानती थी वरना फिर बॉस से काफ़ी डांट पड़नी है। आगे से मैनेजर इससे कोई बात करने के लिए आई ही होती हैं कि इससे पहले कि उसे कोई काम देती, यहीं पे ही बेहोश हो जाती हैं। सारे परेशान हो गए थे कि इन्हें अचानक हो क्या गया। अभी इन लोगों ने जो भी बाहर शोर शराबा मचाया होता है ना, अंदर बॉस साहब बैठे सुन रहे होते हैं। और यही हमारा हीरो है शाओ जैन, जो कि ना काफ़ी टफ किस्म का बॉस है। एरोगेंट भी है, हॉट टेम्पर्ड भी है, रथलेस भी है, सब कुछ है। अभी ये बाहर आके सबसे यही पूछने लगते हैं कि आखिर इसके बेहोश होने के पीछे किसकी गलती है। अब यहाँ पे सभी लोगों ने कहते हैं कि ये ना शाओ जू की वजह से ही हुआ। अब उसे तो काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ जाती है। अब यहाँ पे शाओ तो उसे ये भी कहने लगा था कि देखो, अब जो काम उसने करना था ना, उसकी जगह पे अब तुम ही करोगी, और मुझे अभी के अभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि अब तुम ही ला के दोगी। हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सो जल्दी से काम कंप्लीट करके आ जाना। ये जब जैसे ही लैपटॉप निकालती है तो वहाँ पे तो बहुत ही सारे एक जैसे मिलते जुलते थे ना। अब ये परेशान कि क्या करूँ। तभी फिर मैनेजर को देखती है, ये तो अभी तक की सोई हुई थी। अब यहाँ पे इसके फ्रेंड इससे यही कहने लगती है कि तुम्हें तो बहुत शौक था ना बॉस के असिस्टेंट बनने का, अब तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बन गई हो। ये उसे चुप रहने को बोलती है। अब फिर हमें इसे प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाया जाता है। अचानक ही इसका हाथ लगने की वजह से ना सब कुछ गायब भी हो गया था। ये सब देख के सभी बातें बनाने लगते हैं। अब यहाँ पे इसे तो उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा ही जा रहा था। अब जैसे ही मौका मिलता है यहाँ पे उसे खूब सारी डांट भी पिला देता है कि तुमने क्या समझा था कि मैं ऐसे ही इस कंपनी को संभाल रहा हूँ। इसके पीछे मैंने बहुत सारी मेहनत की है, तुम तो बिल्कुल पिग्स की तरह ही ना स्टूपिड हो। बेचारी को खामखा में इतनी सारी बातें सुना देता है। अब जैसे ही 6:30 बजती है ना, तो इसकी दौड़े स्टार्ट। एक्चुअली में अब यहाँ पे इन बॉस साहब का ना एक सीक्रेट है कि जैसे ही रात होने लगती है ये पिग बन जाते हैं। अब ये तो यहीं पे ही खड़ी ना अपने बॉस को काफ़ी सारा कोस रही होती है कि तब ये सारी बातें यहाँ पे ये सुन लेता है। इसकी आवाज़ सुन के ना ये उसके पास आ जाती है कि यहाँ पे तो बॉस के कपड़े भी पड़े हैं और ये पिग भी, ये कहाँ से आया। ये तो उसे उठा के देखने ही लगी थी। खैर फिर चुपके से ना उसे लेती हुई अपने घर ही पहुँच आई होती है। इसकी फ्रेंड शुई शुई एक्चुअली में इसकी रूममेट भी है, वो भी यहाँ पे पिग को देख के हैरान ही रह गई थी कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हो। उसे कुछ बुरा भला कहने ही लगती है कि ये कह देती है कि देखो, पिग ना बहुत स्मार्ट होते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें स्टूपिड कहने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसे शॉवर कराने के लिए वॉशरूम ही लेके पहुंच आई थी। ये तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे ना इतनी हरकतें कर रहा था कि इसे गीला कर देता है। ये तो यहीं पे ही अपने फिर ड्रेस उतार के ना फिर शॉवर लेने लगती है। ये तो एकदम हैरान ही रह गया था। इसके बाद ये तो सीधा उसे लेके अपने रूम में ही आ गई थी और अपने साथ ही लाती है। वो भी फिर इसे प्यार से ही देखने लगा था। इन दोनों की रात तो बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही अब अपने बॉस को अपने बिस्तर पे देखती है ना, तो एकदम शॉक रह जाती है और शॉक के मारे चीखी मारने लगी थी। वो यहाँ पे इसे चुप करा देता है कि देखो, मैं ना तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो हैरान तो थी कि आखिर ये यहाँ पे आई कैसे। तभी बाहर से इन्हें शुई की आवाज़ आती है कि क्या हुआ तुम्हें। ये उसे बताती है कि कुछ नहीं, बस मैंने एक भयानक सपना देखा था ना, तो इस वजह से मैं बेड से नीचे गिर गई थी और कुछ नहीं हुआ। वो भी ओके कह देती है। अब ये यहाँ पे इसे यही पूछने लगी थी कि बॉस आप इधर आए कैसे हैं। मेरा तो पिक भी था ना यहाँ पे, वो कहाँ गया। नहीं, आप मेरा पिक तो चुराने के लिए नहीं आए थे। ये तो उसे अब फजूल की बातें करने से मना करता है। ये भी कहने लगा था कि देखो, अगर तुम्हारे पास कोई सूट है ना तो मुझे दे दो, मैं वही पहन के ऑफिस जाऊँगा। अब उसका जो भी पैंट कोट होता है ना, ये पहन के ऑफिस से आ गया था। अब इन दोनों को साथ में देख के शुई हैरान होती है कि मैंने सुना है कि कल भी ना बॉस के कपड़े भी लेडीज़ वॉशरूम में पड़े हुए थे और उनके साथ तुम्हें देखा गया, और देखो ऑफिस में ये तुम्हारे साथ ही आए हैं। ऊपर से मैंने सुबह सुबह तुम्हारे रूम से एक आदमी की आवाज़ भी सुनी थी, कहीं ये बॉस तो नहीं थे ना। अब इन दोनों की यहाँ पे गॉसिप्स ना एक लड़का सुन रहा होता है। इससे पहले कि ये कोई भी बात करती, तभी ऊपर से यहाँ पे शाओ यानी आ जाता है। वो इसे यही कहने लगा था कि देखो, अब से ना तुम मेरी नज़रों के सामने ही रहोगी। वो ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट आज से यही है। नेक्स्ट हमें यही दिखाया जाता है कि ये ना अब अपने बॉस की पुरानी असिस्टेंट के पास ही पहुंच आई होती है और उनसे यही पूछने लगी थी कि कहीं तुमने ये नोट तो नहीं किया था कि आखिर रात को बॉस क्या करते हैं। मैं इनके लेट नाइट तुम उनके साथ कहीं गई हो। वो तो गलत मतलब निकाल के इसे कोसती हुई चली जाती है कि मैं ना बहुत ही इनोसेंट कर लूँ, तुम आखिर मुझे समझती क्या हो। जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो ये इस पर गुस्सा करने लगा था कि देखो, तुमने ही हमारे ऑफिस में ये सारी न्यूज़ फैलाई है कि मैं और तुम डेट कर रहे हो। ऊपर से तुम मेरी पुरानी असिस्टेंट से मिलने के लिए भी गई थी। अब तुम्हें पता है ना, वो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी में जॉब करती है। तुमने कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन उसे तो नहीं दे दी ना
इस बात से इसे भी गुस्सा आ जाता है कि कैसी बातें कर रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही अपनी डेटिंग के रूमर्स फैलाए हैं। वो तो यहाँ पे इसके क्लोज आके यही कहने लगा था कि ऐसा करना भी मत, और वैसे भी मेरे सीक्रेट का जो तुम्हें पता है ना, वो बस हमारे बीच ही रहना चाहिए और किसी को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसे डांट रहा होता है कि तभी 6:30 बज जाते हैं और ये अचानक उसकी आंखों के सामने ही पीक बन गया था। ये देख के ये तो यहाँ पे हंसने लगती है और साथ ही साथ ये भी कहने लगी थी कि अब अगर मैंने आपको अपने घर लेके जाना है ना, तो उसके भी मेरे कुछ कंडीशंस वगैरह हैं। ये कि आप ना आइंदा के बाद मुझे डांटेंगे नहीं, मेरी सैलरी भी बढ़ानी होगी वगैरह वगैरह। फिर हमें यही दिखाया जाता है कि ये ना अपने बॉस को लेके फिर से आज घर ही पहुंच आई होती है। पूछने लगती है कि मैंने ना अब गॉसिप्स वगैरह भी ऑफिस में सुनी है और वैसे भी मुझे लग रहा है कि कहीं तुम बॉस के साथ डेट तो नहीं कर रही हो ना। ये सुन के अब ना सिर्फ ये, वो भी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सारी बातों को इग्नोर करने के बाद ना ये अब उससे फिर कंपनी के हवाले से ही बात करने लगी थी। इसकी तो यही विश होती है कि काश मुझे एक प्रोजेक्ट का लीडर ही बना दिया जाए। अब ये भी कहने लगती है इस बारे में ना बॉस से कौन बात करेगा, वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। यहाँ पे इसने एक न्यू प्रोजेक्ट के हवाले से भी बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था। इसे तो खैर पता ही नहीं होता कि बॉस साहब खुद भी तो यहाँ पे जो कि पिग बने हुए हैं, इनकी सारी बातें सुन रहे हैं और उसे वाकई में इसके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। अब इसे तो नहीं मालूम होता ना। नेक्स्ट हमें फिर इसे मीटिंग में ही दिखाया जाता है। यहाँ पे जो भी उसके आइडियाज़ थे वो सारे के सारे कॉपी करके ना इसने इन सबको बता दिए होते हैं। इन्हें भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। बट यहाँ पे ना इसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि आखिर बॉस की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फ्रेंड के आइडियाज़ चुराने की। उन पे गुस्सा करते हुए चली भी जाती है कि आज के बाद ना आप मेरे घर बिल्कुल भी ना आना। अब जैसे ही अपनी फ्रेंड के पास आती है, वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उल्टा इसे ही थैंक यू कहने लगती है कि क्या मेरे आइडियाज़ के बारे में तुमने बॉस को बताया था, देखो कितना ज़्यादा अच्छा हो गया, अब तो मुझे अब न्यू प्रोजेक्ट का लीडर ही बना दिया गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। ये सारी बातें सुन के ये बेचारी अब थोड़ी सा गिल्टी फील करने लगती है कि ओ नो, मैंने ऐसे ही खामा बॉस को बहुत सारी बातें ही सुना दी, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अभी थोड़ी देर के लिए बैठी होती है कि तभी अचानक इसे ना एक होटल से कॉल आ जाती है कि तुम्हारे लिए एक रूम बुक करवा दिया गया है, सो जल्दी से वहाँ पे पहुँचो। ये हैरान कि मैंने तो क्लाइंट को बुलाया ही नहीं है, तो फिर कहाँ से आ गया। अब जैसे ही होटल पहुँचती है तो सामने से शाओ यान की मॉम, मेन के इसके बॉस की मॉम ना इसका वेट ही कर रही होती हैं। ये सरप्राइज़ कि इन्होंने मुझे आकर यहाँ पे क्यों बुलाया। इसके आते ही उन्होंने यहाँ पे इसे बहुत सारी मनी ऑफर कर दी थी, इवन के कार्ड भी दे देती हैं। ये हैरान के लगता है कि इन्हें ना हमारे रूमर्स का पता चल गया है, इसलिए मुझे ना अपने बेटे को छोड़ने के लिए कह रही हैं। इसलिए फ़ौरन से खुश होकर उन्हें कहने लगती हैं कि आप ना जैसा चाहती हैं ना, मैं बिल्कुल वही करूँगी, ये पैसे लेके इस कंट्री से ही चली जाऊँगी। मैं वो उसे कहती हैं कि देखो, मैंने इसलिए पैसे नहीं लिए हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, बल्कि तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं जानता कि वो रात के वक्त पिग बन जाता है, सिर्फ तुम ही जानती हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ढेर सारा ख्याल रखो, उसके खाने पीने का, उसे जो भी चाहिए सारी ज़रूरियात तुम ही पूरा करोगी। मॉम तो यहाँ पे बातों ही बातों में इसे पे स्टोरी भी सुनाने लगती हैं कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करते थे। फिर शाओ यान के डैड ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, वो तो बहुत सारे पिग्स को मार के ना उन्हें बेच आया करता था, इस तरह हमें मुनाफा भी होता था। अब उसने इतने सारे पिग्स को मार लिया था ना कि एक दिन जैसे ही अब शाओ यान की पैदाइश हुई ना, तब फिर एक एलियन पिग ने आके ना हमें श्राप दिया था। उसने यही कहा था कि देखो, अब तुम लोगों की यही पनिशमेंट है कि रात के वक्त ये पिग बन जाया करेगा और दिन के वक्त ये ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही 27 ईयर्स होने से पहले इसे ट्रू लव मिल गया, इसके ट्रू लव ने इसे किस कर दी ना, तो ये फिर कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो 27 ईयर्स के बाद ना ये बिल्कुल ही पिग बन के रह जाएगा। अब यहाँ पे उसकी मॉम तो इसे यही कहने लगती है कि प्लीज़ अब मेरे बेटे को ना तुम ही बचा सकती हो, वैसे भी इसमें हर्जी क्या है, तुमने बस उससे लव भी तो करना है। और साथ साथ ये भी बताती हैं कि जब से वो बड़ा हुआ हर लड़की को वो प्रपोज किया करता था, बट जैसे उसे पता चलता कि ये तो रात को पिग बन जाता है ना, इसलिए वो उसे रिजेक्ट ही कर देती। एक लड़की तो इवन कि उसे पसंद आ भी चुकी थी, लेकिन फिर बाद में इसने खुद ही हिम्मत हार दी। ये सारी बातें कहते कहते वो तो इधर इमोशनल भी हो गई थी। इसे यही कहती हैं कि देखो, अब तुम ही शाओ यान का सहारा हो, उसे बचा सकती हो, तुम्हें हम पे थोड़ी सी तो दया करनी चाहिए ना। ये तो वाकई में उनकी बातों में आ गई थी, इसलिए शाओ यान को लेती हुई अपने घर ही पहुंच आई होती है। सामने से एक और लड़के को देख के हैरान, ये उसके बचपन का ही फ्रेंड था, इवन के इन दोनों
दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और बचपन में ही उन्होंने यही तय कर दिया था कि इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे ताऊ ने तो ये बात सीरियसली ले ली थी, बट ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बस हमारे पेरेंट्स की बातें थी। वेल यहाँ पे ये सब कुछ भी ये सुन रहा होता है। शुई शुई और शाओजू की बातें सुन के अब इसे पता चलता है कि एक्चुअली में कंपनी में ना रूमर्स फैले हैं कि जैसे ये तो अपने बॉस के साथ डेट कर रही है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे इवन के शुई शुई इसे इसके बॉस की फ़ोटो भी दिखाने लगती है कि देखो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। वेल ये सब कुछ देख के ना यहाँ पे ये तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो कम से कम मेरी इधर तारीफ़ तो हो रही है ना। अब शुई शुई और ये तीनों मिल के ही ना ड्रिंक करने लगते हैं और ये बेचारा बैठा उन्हें देख ही रहा होता है। इवन के यहाँ पे ताऊ तो उसे कहने लगा था कि देखो मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल चुकी है और गाड़ी भी है, तुम्हें तो अब शादी मुझसे करनी ही होगी। उसके बाद आके सीधा इसे तंगी करने लगा था। वेल वो इसे लेके साइड पे कर देती है और यही कहने लगी थी कि देखो तुम जाके सो जाओ, और उसके वहाँ से जाते ही इसने तो फिर इसे अपने साथ ही लिटा दिया था। वो अब इसकी मॉम की बातों को सोचते सोचते ही सो जाती है। वेल ये तो अभी तक जाग ही रहा था ना। अब जैसे ही ताऊ की नज़र इस पे पड़ती है तो वो हैरान कि आखिर ये मेरी गर्लफ्रेंड के बगल में क्या कर रहा है, और फिर इसे उठा के ना बाहर ही किसी चीज़ के अंदर ही डाल देता है कि तुम तो यहाँ पे रहो ना। वेल नेक्स्ट डे ये फिर विंडो को बहुत सारा नॉक करता है कि प्लीज़ अब इसे ओपन कर ही दो ना। अब जैसे ही इसे ये अंदर लेके आती है ना, तब इन दोनों को साथ में देख के अब यहाँ पे शुई शुई और ताऊ एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि ये इधर आया तो आया कैसे। अब जोनू यही कहने लगती है कि देखो मैं ना तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड देन इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।